हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि जनवरी के असाइनमेंट क्वेश्चन आ चुके हैं तो हमने आंसर बना लिए। अब धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। जिस असाइनमेंट क्वेश्चन की डिमांड पहले रहेगी हम उससे पहले अपलोड कर देंगे। और कुछ स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ आपका इसको व्हाट्सअप में मिल जाएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है या फिर आपके स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा हो तो आप वहाँ मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पे अपना नाम, अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट। ठीक है, ये मेंशन जरूर कीजिएगा, बार बार पूछना ना पड़े हमें। और फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा तो देन हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, फिर आपको सेंड कर देंगे। हाँ, ऐड करने में टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के आते हैं तो हम इकट्ठे कुछ घंटे बाद इकट्ठे सबके ऐड करते हैं, इसलिए उसमें टाइम लग सकता है। कुछ स्टूडेंट ने ये कहा था कि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर और फॉर्मूले चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के और न्यूमेरिकल। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है, बस मॉडल पेपर काम चल रहा है। क्योंकि अभी टाइम टेबल आया है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने कैसे कार से 5 से 10 मॉडल पेपर, जो पहले हम 3 कर रहे थे अब 5 से 10 मॉडल पेपर बना रहे हैं। तो फरवरी से आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। असाइनमेंट आ गया है तो 1-2 दिन डिले भी हो सकता है, लेकिन फरवरी से आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वीडियो भी मिलेगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, इसलिए आप हमारे कॉन्टैक्ट में रहिएगा। आपको यदि आप हमारे वीडियो पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन दबाने से फ़ायदा ये है कि जैसे ही हम वो सब की वीडियो अपलोड करेंगे आपको मैसेज मिलेगा और मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा कि हमने ये सब के अपलोड करने स्टार्ट कर दिया है आंसर। ठीक है, तो अभी आप ये वाले असाइनमेंट का आंसर देख लीजिए, देन आप बताइए आपको किस सब्जेक्ट का और चाहिए तो हम उसके भी अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं फिजिक्स असाइनमेंट जनवरी का पहले क्वेश्चन। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग के जो दुलिष्ट प्रयोग था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका डायग्राम बनाना है और इसमें प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक उत्पन्न करना है। जो बुक में दिया है वो प्रदीप्त और दीप्त दोनों के लिए दिया है, तो हम इसमें केवल प्रदीप्त के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण, जब लगभग समान आयाम समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के कारण आयाम में परिवर्तन हो जाने से माध्यम की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जो तरंगे होंगी यदि वो समान आवृत्ति या समान आयाम की होंगी और एक साथ एक ही दिशा में जाएंगी तो एक दूसरे में आपस में लपटा जाएंगी। जैसे अगर डायग्राम में शो करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से, एक तरंग जा रही फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, इस प्रकार से ये कहते हैं अध्यारोपित होना। तो कहीं पर जब एक साथ मिलेंगी तो वहाँ पे आपको अधिक मिलेगा, कहीं जब 1-2 मिलेंगी तो वहाँ आपको कम मिलेगा। तो इस प्रकार से उनमें अध्यारोपण होता है। फिर उनका डेरिवेशन करेंगे अब इसमें हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए। तो माना एस एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित की जाता है। इसके समांतर और समान दूरी पर दो संकीर्ण स्लिट S1 और S2 हैं जिनके बीच की दूरी d है। दोनों स्लिटों के तल से d दूरी पर एक पर्दा XY है, S1 S2, और पर्दा XY के तल कागज के तल के लंबवत है। S1 और S2 कलश संबंधी स्रोत की तरह कार्य करती है। इनसे निकलने वाली प्रकाश किरणें पर्दा XY पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती है। पर्दे पर स्थित किसी भी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता उस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर पर निर्भर करेगा। तो ये थ्योरी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैं डायग्राम में इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। तो ये डायग्राम है अपने पास। इस डायग्राम में अपने पास क्या क्या चीज़ें है वो देखिए। ये स्लिट S है, ये S1 ये S2, यहाँ से प्रकाश जाएगा इस स्लिट से पास होगा, फिर यहाँ से प्रकाश जाएगा तो S1 S2 से पास होगा, बाकी जगह से रुक जाएगा। फिर अधिकतम तीव्रता हमको O पर मिलता है इसका, लेकिन हमको निकालना किस पे, बिंदु P पे निकालना है जो O से X दूरी पर है। ये स्लिट है और ये पर्दा, तो स्लिट से पर्दे की जो दूरी है वो कैपिटल D लिया गया है और जो दोनों स्लिट है S1 S2 उन दोनों के बीच की दूरी को D लिया गया है। ठीक है, स्मॉल d। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि पर्दा XY पर, ये थ्योरी नोट कर लीजिएगा, देन अपन सीधे एक्सपेरिमेंट में आते हैं। माना बिंदु O से X दूरी पर पर्दे पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर H2P - S1P है। पथांतर यदि आप देखोगे डायग्राम में, मतलब पथांतर मतलब पथों का अंतर, तो आप डायग्राम देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो H2P है वो ज़्यादा है और S1P जो कम है। तो H2P से यदि हम S1P को घटा देंगे तो हमको पथों का अंतर मिल जाएगा, कितना अंतर है, तो यही पथांतर। तो कुछ डिस्टेंस निकाल लिया है डायग्राम से, तो इसमें 100 है। यदि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ जहाँ पे टफ पड़ता है। ठीक है, देन इसको नोट कीजिएगा।
इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा और समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिएगा। देन आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। यदि बिंदु P O के निकट हो, O मतलब जहाँ पे तीव्रता ज़्यादा थी, बिंदु P जहाँ पे निकालना था, एक दूसरे के पास होंगे तो डिस्टेंस है वो D मिलेगा आपको। तो यहाँ पे प्लस वाले को डी ले लिए हैं। वैल्यू पुट कर ली इस प्रकार से। पहले अपन फ्रिंजें निकाल लेंगे, फिर उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेंगे। देन उसके बाद ये फ्रिंज की चौड़ाई, दो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगी। ठीक है, तो हमने अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल ली है, ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी इससे। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी आ गया, सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर के क्वांटीकरण की द्वितीय अभिकृति कथन लिखिए। तो एक कथन है, जब बोर के परमाणु मंडल पढ़ेंगे तब उसको ये चीज़ देखने मिल जाएगा। तो क्वांटम प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेगमान h/2π का पूर्णांक होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है mvr इक्वल टू nh/2π। यही बोर का गिरती है। इसको अब डी ब्रॉगली अच्छे से क्लियरफाई करते हैं, व्याख्या करते हैं, इसका मतलब स्पष्टीकरण। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा इसी में कि बोर के क्वांटमीकरण के अभिकृति का डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। तो ये डी ब्रॉगली ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है उसका, इसे नोट कर लीजिए। देन ये एक डायग्राम है जो इलेक्ट्रॉन के प्रगामी और अप्रगामी तरंग को समझाता है, वैसे अप्रगामी तरंग को समझाता है। ठीक, ये फोटो थोड़ा क्लियर नहीं आया है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में, आप चाहे तो पीडीएफ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बोर के परमाणु की कुछ सीमाएं हैं। वैसे बोर के परमाणु की 4 से 5 सीमाएं, लेकिन केवल 2 ही सीमाएं लिखने की क्वेश्चन में था, इसलिए 2 सीमाएं लिख रहा है केवल अपन। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो इसके 4 नियम हैं, चारों यहाँ पे लिखे गए हैं। ये 2 नोट कर लीजिए पहले, देन थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड पार्ट है इसका कि उस परिघटना का नाम लिखिए जो प्रकाश की कड़ी प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और काउंटर प्रभाव, जिसमें से अभी केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की हमारे पाठ्यक्रम में है, काउंटर प्रभाव नहीं है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो प्रकाश की कण वाली प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम लिखिए। मतलब वही विनाशी व्यक्तिगण, मतलब आपको पूरा डार्क दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। जब समान एवं सामान्य के प्रकाश की तरंगे विपरीत कला में मिलती है तब अंधकार उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का विनाशी व्यक्तिगण कहते हैं। देन फोर्थ का भी, तरंगार किसे कहते हैं? हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन नियमों की व्याख्या। ये तरंगार का डेफिनेशन हो गया। देन उसके बाद अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। अपवर्तन के नियमों की व्याख्या में भी एक डायग्राम है, उसका डायग्राम मैं यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको व्हाट्सएप में तब आपको उसमें शो कर दूंगा डायग्राम। ठीक है, या फिर मैं देखता हूँ इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा क्लिप करके ऐड कर देता हूँ, तो आप उस डायग्राम को भी नोट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है अपवर्तन की व्याख्या पूरी तरीके से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किस कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला ये है, चूंकि हमारा गतिज ऊर्जा भी समान है, एच भी समान है, इसलिए दोनों कांस्टेंट मान लिए, सिर्फ एम बचा हमारे पास। चूँकि द्रव्यमान में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, प्रोटॉन का थोड़ा अधिक होता है उससे, अल्फा कण का बहुत ज़्यादा होता है। तो चूँकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा प्रभाव डालते हैं, इसका मतलब m ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य उतनी क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन पूछा किसका तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगी, तो एक सेकेंड, हाँ, तो क्वेश्चन पूछे किसका तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगा, तो अल्फा कण का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी में प्रथम 4 स्पेक्ट्रम का प्रयोग कर दीजिए। तो रेडबर्ग सूत्र ये है लाइमन श्रेणी के लिए कि 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। n1 की वैल्यू फिक्स है कि वो 1 ही रहती है, बस आपका n2 चेंज होते रहता है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, इस प्रकार से होते रहता है, ठीक है। तो एक बार हम 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, तो हमको 4 यहाँ पे उसके क्या 4 पूछा ना, 4 स्पेक्ट्रल रेखाओं के तरंग दैर्ध्य मिल जाएंगे। तो हमने एक बार 2 रखा तो कुछ ये आंसर मिला 121 एंगस्ट्रॉम। देन फिर हमने सेकंड रखा, ओहो ये फिर से आ गया, हाँ, तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट रखा, देन n = 3 मतलब सेकंड पॉइंट रखा फिर हमने यहाँ पे, तो हमको 1.025 एंगस्ट्रॉम, ये 1.025 एंगस्ट्रॉम नहीं है, ये 1025 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पॉइंट बाय मिस्टेक लगा हुआ है, ऐसे काट के 1025 एंगस्ट्रॉम लिख देता हूँ, ये इस प्रकार से, ठीक है। देन थर्ड, जब n = 4 रखेंगे तो हमको मिलेगा 972 एंगस्ट्रॉम, ओके। एंड लास्ट फोर्थ नंबर, जब हम n = 5 रखेंगे तो हमको 949 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से फिजिक्स के सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर देख चुके हैं। इसमें एक डायग्राम मैं नोट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया जो क्वेश्चन नंबर 4 का है, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। मैं PDF भेजूंगा तब लाइन से भेज दूंगा, तब आपको कुछ पीछे नहीं मिलेगा, उसमें आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के पास में। ओके, ठीक है।